दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज नचिकेता। मैं पर्यावरण विषय में एक एक्सपर्ट हूं, जो कि कई क्षेत्र में काम मेरा रहा है और मेरा अनुभव रहा है नम भूमि के संरक्षण में। और इस विषय को मैं व्यापक तौर पे जहाँ भी मुझे मंच या कोई भी मौका मिलता है, मैं इस बारे में लोगों को बताता हूँ। मैं आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे आप सभी के सामने नम भूमि के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उसके बारे में जानकारी देने के लिए, है ना, मैं आपके सामने आज मैं बातों को बताऊंगा। आर्द्र भूमि या नम भूमि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड। पहले हम ये समझ जाएं कि वेटलैंड होता क्या है, नम भूमि है क्या। तो यहाँ दो शब्दों से बना हुआ है, नम जोड़ भूमि। ऐसी भूमि जहां नमी है, जहां पर आर्द्रता की मात्रा अधिक है। जब कोई भी भूमि में जल भराव हो जाता है, जैसे कई बार बारिश का पानी के भर जाने के कारण वहां पर जल जमाव हो जाता है, जल संतृप्त हो जाता है, इसको वाटर सैचुरेशन बोलते हैं। या कई बार नदियों का जो बाढ़ का जल होता है, किनारे में जाने के बाद जब वो जल से भर जाता है, जल संतृप्त हो जाता है। या जब हम हिमालय के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ कई तरह के ग्लेशियर या हिमनद है, और बर्फ के पिघलने के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो उसका जल है, जब जाके भूमि पे वहाँ जाके स्थिर हो जाता है, रह जाता है, भर जाता है, तो उससे नम भूमि उत्पन्न होता है। बहुत ही सहज भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जहां पर जल संतृप्त हो, जल भराव हो, और समय अंतराल के साथ जहां पर नमी की मात्रा मृदा में अधिक हो जाए, और वहां पर कार्बनिक पदार्थ, कई बार जलीय पौधे और उसके मरणोपरांत जब वो उसका अपघटन होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा अपघटन किया जाता है, और जब वो जाके वहां पर मृदा में कार्बनिक मात्रा की जो संतृप्तता होती है या उसकी सांद्रता होती है, वो अधिक हो जाती है, तब जाके वो नम भूमि या आर्द्र भूमि अथवा वेटलैंड बन जाता है। इसका उदाहरण के तौर पे दलदली भूमि, दलदली मैदान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन कई बार नम भूमि जो होते हैं मानव निर्मित भी होते हैं, मानव द्वारा नम भूमि को बनाया भी जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे धान का खेत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैडी फील्ड। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि धान के खेत में जल भराव होता है, पानी भराव होता है, और वो समय के साथ साथ वहाँ की जो भी मृदा है उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है। और आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ प्रकार के पक्षी, है ना, धान के खेत में या ऐसे कृषि भूमि में, वो या तो दाना के लिए या कृमि या कीड़ा जो भी वो खाते हैं उसके लिए वहाँ मौजूद होते हैं। कई बार आप देखेंगे मेंढक, या कई बार ऐसे होते हैं सरीसृप, ऐसे तरह के जो जीव जंतु वहाँ मौजूद होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो झील होते हैं, झीलों के प्रकार जो होते हैं, लेक, वह भी एक तरह का नम भूमि में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आर्द्र भूमि के बारे में आपसे भी बताना चाहता हूँ। पहला यहाँ पर ये होता है कि जब कोई जल जमाव वाले क्षेत्र में, जहाँ जल की मात्रा बढ़ जाती है, जल भराव हो जाता है, पहली दशा ये होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि जल भराव होने के कारण मृदा में आर्द्रता अधिक होती है, आर्द्रता में वृद्धि, और इसी आर्द्रता के कारण वहां पर अपघटन क्रिया अधिक होता है, डिकम्पोजिशन अधिक होता है। तो यहां हम ये पाते हैं कि इस जगह पे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि पौधा या जीव जंतु, उसके मरणोपरांत कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है ना,
की मात्रा में वृद्धि होता है और इसका मुख्य कारण होता है कि जीवाणुओं के द्वारा अपघटन क्रिया। और हम ये भी पाते हैं कि ऐसे जल भूमि में कई तरह के तैरते हुए पौधे या कई बार ऐसे पौधे जो है यहां हमें देखने को मिलता है। इसमें जली पौधों का वहां पर पाया जाना होता है। और ऐसी जो नम भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड है, कई प्रकार के जीव जंतु जैसे कि रेप्टाइल, सरीसृप, कछुए वगैरह होते हैं, है ना। ताजे जल में, फ्रेश वाटर में कछुआ हो गया, कछुए के साथ साथ वहाँ सांप, सरीसृप हो सकता है, मेंढक वगैरह, उभयचर हो सकता है। उसके अलावा साथ साथ में कई प्रकार के पक्षी, कई तरह के बर्ड्स का रहने का स्थान होता है। तो ये स्थान जो होता है जैविक विविधता या जैव विविधता जो कहते हैं, जैविक विविधता के तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैविक विविधता के तौर पे इसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु ऐसे नम भूमि में देखने को मिलती है ना, ऐसे नम भूमि में हमें देखने को मिलता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक रूप में यहाँ पर जब जल का भराव होता है तब इस प्रकार के जल भूमि का बनना होता है और इस तरह के नम भूमि बन जाता है। लेकिन कई बार हम जब जल कृषि तालाब, एक्वाकल्चर पॉन्ड गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ भी उस संदर्भ में वहाँ पर नम भूमि में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक भी हो सकता है, साथ साथ में कृत्रिम या मानव निर्मित भी नम भूमि पाई जाता है। कुछ नम भूमि होते हैं बहुत बड़े आकार का होता है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश भर में विविध प्रकार के नम भूमि पाए जाते हैं। नम भूमि के उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है, और क्योंकि हमारा देश जो है यहाँ पर भौगोलिक तौर पे बहुत ही विविध है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ हैं, घाटी क्षेत्र है, मैदानी भाग है, तो इस संदर्भ में भारत में कई तरह के उदाहरण के नम भूमि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण के तौर पे, जैसे कि पहला जो है उदाहरण आता है वह दलदली भूमि है ना। दलदल भूमि या कई बार पंक भूमि कहा जाता है, जहाँ कीचड़ होता है, कीचड़ या पंक भूमि। कई बार इसको अंग्रेजी में स्वैम्प बोलते हैं, है ना। इसको स्वैम्प या कई बार मार्शी एरिया कहा जाता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो मैं कई बार जब भी मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं, हमारे देश में तटीय क्षेत्र में जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है, मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव वन या कच्छ वनस्पति कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल मैंग्रोव का सुंदरबन डेल्टा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ 24 परगना में मौजूद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ डेल्टा, जहां मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन जो होता है दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि वहां पर सागर का जल, महासागर का जल, बंगाल की खाड़ी का जल का वहां पर ज्वार का आना होता है और वहाँ मिट्टी में कीचड़ हो जाता है, नमी अधिक हो जाता है, जहाँ मैंग्रोव के पौधे होते हैं। और वैसे क्षेत्र जो होते हैं नम भूमि कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मैंग्रोव जो वन होते हैं, मैंग्रोव वन, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सुंदरबन, जो कि बहुत बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यहाँ जाना जाता है कई प्रकार के जीव जंतुओं के तौर पे, जिसमें से जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय बाघ, मगरमच्छ, कई प्रकार के चिड़िया या पक्षियों का रहने का स्थान। तो ऐसे जो स्थान होते हैं जैव विविधता के तौर पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जैसे मैंग्रोव वन का उदाहरण है। इसके अलावा जो है बाढ़ का मैदान जो होता है ना, बाढ़ का मैदान जो है वहाँ पर इस तरह के नम भूमि होते हैं। कई बार जो है झीलें जो होती है ना, नम भूमि में तब्दील होती है झील, या जैसे कि अभी हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले में कांवड़ झील है या कबर ताल कहते हैं।
एक तरह का घुरखोर है। घुरखोर का मतलब होता है वहाँ पर घुरखोर और या ऑक्सबो लेक बोला जाता है ना, जिनसे बना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील है, भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, मीठे जल का ताजे जल का झील है। भारत का सबसे बड़ा झील आता है चिलिका, चिलिका लगून, चिलिका लेक, जो कि ओडिशा राज्य में मौजूद है। तो भारत में कई तरह के इस तरह के उदाहरण हैं, जिसमें झील हो गया, कई बार जो होता है यहाँ पर जो मैंने बताया लगून, लगून आपको एक तरह से झील बन जाता है। अब वो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ समुद्र का जल भर जाने के कारण एक तरह का लेक या झील का निर्माण होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चिलिका, चिलिका झील। वहाँ पर डॉल्फिन पाए जाते हैं, इरावदी डॉल्फिन, कई प्रकार के कछुओं का रहने का स्थान है। तो भारत में कई विविध प्रकार के हैं, और मैंने तो ये सारे प्राकृतिक तौर पे है। मानव निर्मित में जैसे धान का खेत उदाहरण हो गया, कई बार जो रिजर्वायर, डैम या बराज बनाते, जहाँ हम जो है कृषि के तौर पे नदी, वहाँ पानी का हम इकट्ठा करते हैं, और वह जल संचय होने के कारण जो जलाशय होता है वह भी नम भूमि में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये कई उदाहरण है। जब भी आप इसके बारे में सोचें तो एक व्यापक तौर पे इसके बारे में सोचें आप। अब यह सवाल उठता है कि हम ऐसे नम भूमि को हम क्यों संरक्षित करें, इसका महत्व क्या है। तो नम भूमि के जो महत्व है, इसको मैं 3 तरह से आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, कि इसका महत्व जो है, कई बार यहाँ पर एक शब्द आता है मूल्य, कि हमें क्या मूल्य मिलता है। तो सबसे पहला जो है, नम भूमि से मानव को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इसका आर्थिक महत्व है। इसको इकोनॉमिक तौर पे आर्थिक महत्व जो है, हमें जैसे कि इस जगह पे जल कृषि है ना, वाटर एक्वाकल्चर जो है, मत्स्य पालन, कई प्रकार के मछलियों का वहाँ ऐसे नम भूमि में पाया जाता है। कई बार हम सिंचाई के लिए जल, जो बड़े ऐसे झील होते हैं जो नम भूमि होते हैं, उसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। कई बार जो बड़े ऐसे झील या नम भूमि होते हैं, वहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, तो कई लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। तो यह पर्यटन, इको टूरिज्म जो है, पर्यटन भी इससे जुड़ा हुआ है, पर्यटन जो चीज़ है। तो सबसे पहला आता है आर्थिक महत्व। हमें पीने के लिए पानी, जल नम भूमि से प्राप्त होता है। जिस स्थान पे ऐसे झीलें या नम भूमि है, वहाँ पानी की किल्लत नहीं होती है, जल का वहाँ पर कमी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जो नम भूमि होता है, ग्राउंड वाटर, भूजल, भौम जल को रिचार्ज करता है, उसका वाटर टेबल को बनाए रखता है। तो अगर मैं दूसरे यहाँ पर जो है, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसका पारिस्थितिकी महत्व है। इसे एक तरह का पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र से हम क्या समझते हैं, जहां पर जैविक और अजैविक, लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में मिले होते हैं, और पूरा का पूरा एक तरह का तंत्र होता है। जैसे वन एक पारितंत्र है, घास का मैदान एक पारितंत्र है, उसी प्रकार जलीय तौर पे नम भूमि एक तरह का पारितंत्र होता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के जीव जंतुओं का रहने का आवास होता है। साथ साथ में वहाँ पर अजैविक, नॉन लिविंग जो है, जैसे वहाँ पर तापमान, नमी, प्रकाश, ऐसे कई कारक होते हैं, और जो वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके लिए सारे जो पोषक तत्व या सूर्य का प्रकाश या जो वहाँ की लवणता या वहाँ पर जो नमी है, उनको जीवित रहने में सहायता देता है। तो इस संदर्भ में पारिस्थितिकी महत्व भी है। तो पारिस्थितिकी महत्व में यहाँ पर जैसे कि ये कहा जाता है कि नम भूमि जो है पृथ्वी का किडनी है, वृक्क या किडनी। जैसे मानव शरीर में किडनी का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो अवशिष्ट है उसका निष्कासन करना, उसी प्रकार नम भूमि जो होते हैं उनका काम होता है, कार्य होता है कि वहाँ पर जो भी अवशिष्ट या कोई भी तरह का जो तत्व है, पोषक तत्व है, उसका पुनर्चक्रण करना। तो इसके किडनी ऑफ द अर्थ बोला जाता है, इसे किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है, किडनी ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो पोषक तत्व होते हैं, कई तरह के जो पोषक तत्व होते हैं, तत्वों का चक्रण क्या होता है। आप पर्यावरण विषय में, आपके पर्यावरण के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऐसे जो पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण चक्र है, वहाँ पर नम भूमि का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो पोषक तत्वों का चक्रण होता है, यहाँ पर जल को संचय करता है, तो इसीलिए वहाँ पर जल संकट कम होता है, जल संचय कार्य होता है। साथ साथ में यहाँ जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वहाँ पर जीव भार यानी कि वहाँ पर इतनी मात्रा होती है जो अन्य जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरह से ये भी कहा जाता है कि ऐसे जगहों पे जो खाद्य जाल जो होते हैं, कई प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, उसके खाद्य जाल का संतुलन बनाने का कार्य नम भूमि में होता है। और ये कई प्रकार के जीव जंतुओं का रहने का स्थान है, तो ये एक तरह से यहाँ पर जैव विविधता समृद्ध होता है। कई बार ऐसे पक्षियाँ होते हैं जो माइग्रेट करता है ना, और ऐसे जो नम भूमि होते हैं वहाँ अंडे देने के लिए, प्रजनन के लिए लंबी दूरी तय करके पहुँचते हैं। मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान के भरतपुर जिला में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, और उसे जाना जाता है साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरिया इस क्षेत्र से साइबेरियन क्रेन हजारों मील का रास्ता तय करके केवलादेव, उस जगह कहते हैं केवलादेव, वहाँ अपने प्रजनन और भोजन के लिए आता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी हाल ही के वर्षों में साइबेरियन क्रेन का वहाँ आना कम हो गया है। कहने का मेरा मतलब है कि आज केवलादेव भरतपुर में कुछ न कुछ मानवीय तौर पे बदलाव हो रहा है, जिसके कारण साइबेरियन क्रेन का आना खत्म हो गया। लेकिन जब भी हम ऐसे नम भूमि में जाते हैं तो हमें कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार के पक्षियों का, कई प्रकार के प्रवासी या माइग्रेटरी बर्ड्स का आना होता है। अब भारत में ऐसे कई महत्वपूर्ण नम भूमि हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल कहते हैं। रामसर संधि में उनको दर्जा दिया गया, रामसर स्थल, रामसर साइट कहा जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अभी वर्तमान में 49 रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, जो कि अलग अलग राज्यों में, और ये सारे ऐसे रामसर स्थल नम भूमि के महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नम भूमि होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सारी चीज़, इसके साथ साथ नम भूमि जो है वहाँ के स्थानिक समुदाय के धर्म, संस्कृति, उनका परंपरा, उससे भी जुड़ा होता है। भारत में कई ऐसे नम भूमि है जहाँ पर आपको मंदिर या हो सकता है गुरुद्वारा, सिख धर्म के अनुसार जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हर धर्म में एक बात कहा गया है, प्रकृति रक्षति पर रक्षता, दोज हू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर प्रोटेक्ट्स देम। अगर हम प्रकृति का रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या ईसाई धर्म हो, या सिख धर्म हो, या जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर धर्म में प्रकृति को महत्व दिया गया, जीव जंतुओं के महत्व के बारे में दिया गया। तो केवल भारत की बात नहीं है, भारत के अलावा अफ्रीकी राष्ट्र हो गया, या हम दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन में जाएं, या उत्तर अमेरिका जाएं, या यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, विश्व भर में जहाँ जहाँ ऐसे नम भूमि हैं, वहाँ के जो भी स्थानिक समुदाय हैं, उनकी जो भी धर्म है, उनकी जो आस्था है, उससे वहाँ पर जुड़ाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक इसका महत्व है, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्व है। उसके पारंपरिक महत्व वहां पर है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए नम भूमि का संरक्षण महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आज मानव विकास के कारण बहुत सारे नम भूमि है आज संकट में, जो कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वहाँ बदलाव हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम संकटों की बात करें
कि किस प्रकार से आज नम भूमि अथवा आर्द्र भूमि या वेटलैंड है ना आज क्षतिग्रस्त हो रहा है, या उस पे का जो क्षति है कि क्षति का जो कारण है किन कारणों से हो रहा है। इसमें से पहला जो है प्रदूषण। हम कूड़ा करकट है ना, कई तरह के जो अपशिष्ट है, कई बार घरेलू जो सीवेज होता है, वाहित मल, या उद्योग से निर्वहन होता है, बिना शुद्धिकरण किए हम नम भूमि में डाल देते हैं। तो इससे नम भूमि खत्म हो सकता है। अगर नम भूमि खत्म हो गया तो जितने महत्व है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर जो है अतिक्रमण। जैसे जैसे मानवीय विकास हो रहा है, जैसे जैसे मानवीय जनसंख्या बढ़ रहा है, तो मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र जहाँ भी ऐसे नम भूमि है वहाँ पर मानवीय दबाव ज़्यादा होने लगा है। घर बनने लगे हैं, होटल और रेस्टोरेंट आ चुके हैं, जिसके कारण जो है नम भूमि पे प्रदूषण या अन्य प्रकार के संकट, कई बार अति दोहन, चाहे वो मत्स्य पालन हो या किसी चीज़ के लिए वहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ अतिक्रमण जो है इसी के साथ साथ में यहाँ पर अति दोहन हो रहा है ना, अति दोहन का कारण बन जा रहा है, जहाँ पर हम उसके संसाधनों को अधिक हम उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी बच्चों को ये बात मालूम है कि एक गंभीर समस्या जो वैश्विक समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का आकलन करके रिपोर्ट लाया जाता है। हाल ही में IPCC के रिपोर्ट में बताया गया कि अगर पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो पृथ्वी पे जो पाए जाने वाले ऐसे नम भूमि या वेटलैंड है वो अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर नम भूमि खत्म हो गया तो जैव विविधता खत्म हो जाएगा, कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, मानव को जो संसाधन प्राप्त हो रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और गंभीर जो मुद्दा है और संकट है वो है जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जल का जो मात्रा होनी चाहिए है ना, जितनी जल, क्योंकि जल भराव क्षेत्र होता है, वर्षा या जल जो है, और वर्षा जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। जैसे भारत जो है मानसून पे निर्भर है। अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून कम हो जाए तो केवल खाद्य असुरक्षा या कृषि ही नहीं, साथ साथ में ऐसे जो नम भूमि या ऐसे पारितंत्र है उस पर भी संकट होता है। तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है, और जो हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, या तमाम जो हम उपयोग कर रहे हैं उससे संकट उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लाया गया है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और ये वैश्विक तौर पे किया जा रहा है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आता है रामसर संधि का, या इसको रामसर अभिसमय भी कहा जाता है, या कई बार आप ये शब्द पढ़ेंगे कन्वेंशन, रामसर संधि, या इसको रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन या अभिसमय, जिसे हम हिंदी में संधि कहते हैं, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जहां विश्व भर की सरकारें शामिल होती है। अब ये जो संधि है रामसर, रामसर जो है ईरान में एक शहर है जो कि कैस्पियन सागर के निकट है, और 2 फरवरी 1971 में वहाँ पर नम भूमि पर एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया था, जहाँ विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें शामिल हुए, और वहीं से एक प्रस्तावना रखा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे करार या समझौता या रामसर संधि अभिसमय होना चाहिए। भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, भारत भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जो रामसर संधि है जो कि नम भूमि के संरक्षण के लिए, इसीलिए इस दिन को याद करते हुए 2 फरवरी 1971, तो 2 फरवरी को हम विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह जो सम्मेलन जो था रामसर जो है, जहाँ रामसर सम्मेलन जो है
ये रामसर सम्मेलन ईरान में, ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन जो है, का आयोजन 2 फरवरी 1971 में किया गया। 2 फरवरी को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को पूरे विश्व भर में, भारत में भी जो है विश्व नम भूमि दिवस या विश्व वेटलैंड दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और हर साल इसकी एक थीम होती है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम होता है। अब पिछले वर्ष 2021 में, क्योंकि 1971 और 2021 में 50 वर्ष पूरे हो गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी संधि जिसका गोल्डन जुबली 50 वर्ष पूरे होने के कारण है ना, तो उसमें थीम था वेटलैंड एंड वाटर, नम भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड और जल। लोगों को जागरूक करना कि नम भूमि से हमें जल प्राप्त होता है, अगर नम भूमि खत्म हो जाएगा तो हमें जल नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है कि जल ही जीवन है। अगर जल की कमी हो जाए, आज आप देखिए दिल्ली जैसे महानगर में, हैदराबाद, बेंगलोर, कई जगह पे पानी की किल्लत हो रही है। धीरे धीरे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है और जो भी नम भूमि है, जो भी झीलें हैं, प्रदूषित हो रहा है या हम उसे नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे पारितंत्र को क्यों बचाना चाहिए। अगर हम उसको संरक्षण नहीं करेंगे तो हमें आने वाले समय में बहुत सारे मानवीय संकट से जूझना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके में रामसर अभिसमय है जो लाया गया। तो 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है इसमें कई सारे राष्ट्र शामिल है ना। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, इसको क्यों लाया गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो है ना, एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए एक प्रयास है। और इस अभिसमय के अंतर्गत जो है रामसर भूमि जो है, रामसर स्थलों की घोषणा की जाती है। इसको रामसर साइट बोलते हैं। क्या होता है रामसर स्थल? वो होता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि होते हैं, ऐसे वेटलैंड, ऐसे नम भूमि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे महत्वपूर्ण है, जिसका संरक्षण और प्रबंधन करना आवश्यक है। और जो भी मैंने महत्व बताया उससे जुड़ा हुआ है। भारत में अभी तक जो है ऐसे जो रामसर भूमि जो है ना, भारत सरकार के द्वारा, भारत में अगर हम बात करें, भारत के रामसर स्थल की बात हम करें तो भारत में जो है अब तक में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है की घोषणा की गई है। और आने वाले समय में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा और भी कई नम भूमियों को चिन्हित करके उन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा संख्या में आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि या रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। हाल ही में हरियाणा राज्य में 2 रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। एक है गुरुग्राम में, दिल्ली के निकट गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को, और झज्जर में मौजूद जो है भिंदवास। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में 2 महत्वपूर्ण रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। एक है बुल्ढाना जगह है महाराष्ट्र में, और वहाँ पर बहुत ही फेमस लेक है, लोनार झील बोलते हैं। ये भारत का एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब उल्का पिंड गिरने के कारण, हजारों वर्ष पहले उस जगह पे उल्का पिंड गिरने के कारण गड्ढा, और वहाँ पर जल भरने के कारण लोनार झील, लोनार लेक बन गया है। और एक ऐसा झील है जिसका रंग गुलाबी रंग, नीला रंग, हरे रंग से बदलता है। वहाँ पर कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरिया है ना, प्राचीन किस्म के बैक्टीरिया वगैरह है, जिसके कारण वो रंग बदलता है वहाँ पर। और दूसरा जो है नंदुरबाग जगह है, नंदुर मदमेश्वर, उसकी घोषणा की गई है।
पंजाब में पहले 3 रामसर स्थल था, 3 और जोड़े गए, 6 हो गए। हिमाचल प्रदेश में 3 है। बिहार राज्य में पहला कांवड़ झील या कब्रताल घोषणा की गई है। ठीक। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां 3 रामसर स्थल है। लद्दाख, लेह लद्दाख जो समाचारों में रहते हैं, वहां पर 2 रामसर भूमि है, सोकार और सोमोरिरी। पूर्वोत्तर भारत में 3 है, उसमें से गुवाहाटी के पास असम में दीपोर बिल, रुद्र सागर है त्रिपुरा राज्य में, और एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा मीठे जल का झील है, लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मौजूद लोकटक झील है, जहां पर फुमड़ी बोलते हैं। वहां पर मिट्टी और घास का फ्लोट करता, तैरता हुआ है, एक तरह का मैट और कारपेट है। ऐसा कहीं विश्व में नहीं है जो कि लोकटक झील में है। तैरता हुआ फुमड़ी बोलते हैं, और उसके अलग अलग आकार आकृति है। अब कुछ ऐसे फुमड़ी जहाँ घर भी है, जहाँ लोग रहते भी हैं, जो उस झील में तैरता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें, उदाहरण जो है आपको पता होना चाहिए, जो कि नम भूमि से जुड़ा हुआ है, वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में 2 हैं। सबसे बड़ा अंदरूनी खारे जल का या नमकीन जो लवण जल का झील जो है सांबर झील है, सांबर लेक। और केवलादेव भरतपुर में बर्ड सेंचुरी, वहां पर उसको घोषणा की गई है। दक्षिण भारत में भी ऐसे रामसर स्थल है, लेकिन आने वाले समय में और भी ऐसे नम भूमियों की पहचान करके भारत सरकार रामसर स्थल के घोषणा के लिए प्रस्तावना डाल सकता है। और हमारे देश में 49 से ज़्यादा भी रामसर स्थल आने वाले वक्त में होगा। तो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसे रामसर स्थलों की हम घोषणा करें, पहचान करें और उसकी संरक्षण करें, उसका हम संरक्षण एवं प्रबंधन करें। क्योंकि हमें एक तरह से नम भूमि से कई तरह के संसाधन मिल रहे हैं, जैसे मत्स्य पालन है, कृषि के लिए सिंचाई है, तो हमें उपयोग भी करना है, साथ साथ में उसका संरक्षण या बचाव भी करना है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, जब भी हम नम भूमि की बात करते हैं तो यहाँ कहा जाता है विवेकपूर्ण उपयोग का विचार। विवेकपूर्ण उपयोग का विचार है। क्या इसका मतलब है कि हमें रामसर स्थल या ऐसे नम भूमि का उपयोग करना है, लेकिन साथ साथ में हमें उसका संरक्षण भी करना है। कहने का मतलब हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी नम भूमि को बचा कर रखना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ बात किया जाता है कि नम भूमि का और नम भूमि के संसाधनों का हमें का जो है सतत उपयोग करना चाहिए, है ना, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड एंड द वेटलैंड रिसोर्सेस। संधारणीय उपयोग, टिकाऊ उपयोग, है ना। क्योंकि हमें अगर नम भूमि खत्म हो जाएगा तो हमें भी कई तरह से मुसीबतों का सामना करना होगा। यह भी कहा जाता है कि नम भूमि जो होते हैं, बड़े नम भूमि, हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है। जैसे कि मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्र में होता है और एक तरह से दीवार की तरह होता है, जो कि तूफान, ज्वार, चक्रवात, समुद्र स्तर के बढ़ना, सी लेवल राइज, उससे और सुनामी से भी बचा सकता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण आज के समय में जिस तरह से नगरीकरण हो रहा है, जिस तरह से मानवीय विकास हो रहा है, हम उसकी महत्व को नहीं समझ के उन्हें हम नष्ट कर रहे हैं, और इसका बाद में चलकर मानव को ही इसका नुकसान होगा। इसीलिए नम भूमि के विषय में एक जागरूकता, एक अभियान बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी से ये निवेदन होगा कि आप नम भूमि जहां भी आप रहते हैं, हो सकता है कि छोटा सा तालाब हो, छोटा सा जगह हो, और कई तरह के वहाँ पे चिड़िया या पक्षी या कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर है, तो आप उस ऐसे नम भूमि को प्रदूषित ना करें, वहाँ पर कूड़ा करकट ना फेंकें, उसे आप संयोजन करें, उसका प्रबंधन करें, उसका संरक्षण करें। क्योंकि सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन बहुत जरूरी होता है हम एक नागरिक के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे
नम भूमि के महत्वों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास करें कि नम भूमि पर संकट ना हो, उसे हम क्षतिग्रस्त ना करें। तो इसलिए हर वर्ष की तरह जब भी हम 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, तो एक तरह से प्रयास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और राष्ट्रीय तौर पे लोगों को जागरूक करना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने बताया है इस संदर्भ में आप इसे ध्यान रखेंगे और आप प्रयास करेंगे कि आपके आसपास या जहां भी नम भूमि है उसका संरक्षण करें। मैं भारत में जहां जहां नम भूमि होता है, जितने भी रामसर स्थल है, मैं वहां जाता हूं, वहां अध्ययन करता हूं सारी चीज़ें। आप भी अध्ययन कर सकते हैं, आप भी पता कर सकते हैं किस तरह के जीव जंतु हैं, किस तरह के जैव विविधता है और वहाँ के स्थानिक समुदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आप अपने घर में, अपने आसपास पड़ोस में लोगों को नम भूमि के बारे में जागरूक करेंगे और यथासंभव जहाँ भी आपके तरफ से छोटी ही प्रयास क्यों ना हो, आप नम भूमि को संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, उसे प्रदूषित नहीं करेंगे, उसकी जो भी संरक्षण कार्य है उसमें योगदान देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और जो भी नम भूमि के विषय में है, कभी भी कोई भी ऐसी ज़रूरत है कहीं भी है, तो आप अपने प्रधानाचार्य, अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए, अपने स्कूल टीचर से बात कीजिए, वो आपको और बेहतर तरह से गाइड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।